माइंडसेट मैटर्स यूट्यूब चैनल पर आपका गर्मजोशी से स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने जा रहे हैं, क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता। क्या कोई डर है जो किसी को कुछ नया करने से रोकता है? क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि अंदर कोई हुनर या कोई विचार है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रहा है? अक्सर होता है। और क्या हो अगर प्रेरणा कोई बाहरी जादुई शक्ति हो जो किसी माध्यम की तलाश में हो? आज हम इन्हीं सवालों की गहराई में उतरेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि डर के पार एक रचनात्मक जिंदगी कैसे जी जा सकती है। बिल्कुल। इस सफर में हमारा साथ देने के लिए एक विशेषज्ञ भी मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चर्चा की शुरुआत एक बड़े सवाल से करते हैं। क्या किसी में अपने अंदर छिपे खजाने को दुनिया के सामने लाने का साहस है? जब हम रचनात्मक जीवन की बात करते हैं तो इसका असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब हमेशा एक कलाकार, लेखक या संगीतकार होना है? ये एक बहुत जरूरी सवाल है क्योंकि यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को रचनात्मकता की दौड़ से बाहर कर देते हैं। हाँ, उन्हें लगता है मैं तो पेंटर नहीं हूं तो मैं क्रिएटिव कैसे हुआ? बिल्कुल। लेकिन रचनात्मक जीवन जीने का मतलब पेशेवर कलाकार होना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीना जो डर के बजाय जिज्ञासा से चले। जिज्ञासा से? हाँ। स्रोत में एक बेहतरीन कहानी है सूजन नाम की एक महिला की। 40 की उम्र में उन्होंने दशकों बाद फिर से फिगर स्केटिंग शुरू की। दशकों बाद? जरूर कोई खास वजह रही होगी। बिल्कुल। किशोरावस्था में उन्होंने स्केटिंग इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि उन्हें लगा कि वो कभी चैंपियन नहीं बन पाएंगी। अच्छा, टैलेंट की कमी महसूस हुई? हाँ, कि उनमें वो टैलेंट नहीं था। लेकिन 40 की उम्र में उन्हें एहसास हुआ कि परिणाम या प्रसिद्धि से ज्यादा जरूरी वो एहसास है जो स्केटिंग करते हुए मिलता था। वो जिंदा दिली का एहसास? वही तो उन्होंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए बिना किसी बड़े लक्ष्य के दोबारा शुरू किया। यही है डर पर जिज्ञासा की जीत। यही रचनात्मक जीवन है। ये एक बहुत बड़ी बात है, प्रक्रिया को परिणाम से ज्यादा महत्व देना। लेकिन ये कहना आसान है, करना मुश्किल। डर तो बहुत तरह के होते हैं, जैसे मुझ में कोई खास हुनर नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, या फिर सबसे आम डर, जो मैं सोच रही हूँ वो तो पहले ही कोई मुझसे बेहतर कर चुका है। ये आवाजें बहुत तेज होती हैं। हाँ, और इन आवाजों को सुनना स्वाभाविक है। डर का काम ही हमें रोकना। सही बात है। हमारे विकास के क्रम में डर एक जरूरी हथियार रहा है। वो हमें चलती गाड़ी के सामने कूदने से बचाता है। तो डर दुश्मन नहीं है, वो हमारा बॉडीगार्ड है। लेकिन समस्या तब होती है जब हम इस बॉडीगार्ड को अपनी जिंदगी के सारे फैसले लेने का हक दे देते हैं। बिल्कुल, खासकर वो फैसले जो हमारी आत्मा से जुड़े हों। हमें निडर नहीं होना है, हमें बहादुर बनना है। बहादुरी का मतलब डर के बावजूद आगे बढ़ना है। हाँ। मुझे वो रोड ट्रिप वाली मिसाल बहुत अच्छी लगी। ये इस रिश्ते को बहुत अच्छे से समझाती है। हाँ, वो मिसाल कहती है कि मान लीजिए जिंदगी एक रोड ट्रिप है। आप ड्राइविंग सीट पर हैं और आपकी रचनात्मकता आपके बगल में बैठी है, नक्शा देख रही है। ठीक है। अब डर भी इस ट्रिप पर आएगा, उसे मना नहीं कर सकते। वो हमेशा पीछे वाली सीट पर बैठा रहेगा और शायद शोर भी मचाएगा कि गलत मोड़ ले लिया या आगे खतरा है। बिल्कुल, वो चीखेगा, चिल्लाएगा, अपनी राय देगा। उसे देने दीजिए। लेकिन कुछ नियम साफ हैं। क्या? डर गाड़ी नहीं चलाएगा, डर नक्शा नहीं देखेगा, और डर किसी भी हालत में रेडियो को हाथ नहीं लगाएगा। आहा, रेडियो को तो बिल्कुल नहीं। उसका काम सिर्फ पीछे बैठना है। नियंत्रण हमेशा ड्राइवर यानी आपके और नेविगेटर यानी आपकी रचनात्मकता के हाथ में रहेगा। उसे स्वीकार करना पर उसकी शर्तों पर न चलना, यही संतुलन है। बिल्कुल। डर को बैक सीट पर बिठाने का ये विचार अपने आप में बहुत ताकत देता है। लेकिन डर के अलावा एक और चीज है जो रचनात्मकता से जुड़ी है, और वो है प्रेरणा या आइडिया। आइडिया। अक्सर हम सोचते हैं कि आइडिया हमारे दिमाग की उपज है, पर एक विचार ये भी है कि आइडिया अपने आप में एक जीवित ऊर्जा है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। हाँ, ये एक आध्यात्मिक या रहस्यमयी विचार लग सकता है, लेकिन ये बहुत शक्तिशाली है। कैसे? सोचिए कि विचार या आइडिया हवा में तैर रही जीवित संस्थाएं हैं। उनकी एकमात्र इच्छा है कि वो साकार हों, और इसके लिए वो इंसानी साथियों की तलाश करते हैं। मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो उन्हें इस दुनिया में लाने के लिए मेहनत करे। एग्जैक्टली। तो इसका मतलब ये हुआ कि आइडिया हमें चुनता है, हम आइडिया को नहीं चुनते। अच्छा। एक तरह से। हाँ। स्रोत में एक लेखक की कहानी है जिसे अमेज़न के जंगल पर
एक नॉवल लिखने का जबरदस्त आइडिया आता है। ओके, वो उस आइडिया से एक तरह का वादा करती है कि वो उस पर काम करेगी। लेकिन फिर जिंदगी की परेशानियां आ जाती हैं, रिश्ते टूट जाते हैं। और वो 2 साल तक उस पर काम नहीं कर पाती। हाँ, और आइडिया इंतजार नहीं करता। तो कहानी के अनुसार वो आइडिया इंतजार करते करते थक जाता है और उस लेखक को छोड़कर चला जाता है। चला जाता है। कहाँ? कुछ समय बाद वो लेखक अपनी एक दोस्त जानी मानी लेखिका एन पैचेट से मिलती है। बातों बातों में एन बताती है कि वो अमेज़न के जंगल पर एक नॉवल लिख रही है। अरे, और कहानी का प्लॉट लगभग वही था। ये सुनकर तो किसी को भी लगेगा कि उसका आइडिया चोरी हो गया। सामान्य तौर पर यही प्रतिक्रिया होती, लेकिन उस लेखक ने इसे चोरी नहीं, एक चमत्कार के रूप में देखा। चमत्कार? हाँ, उसे एहसास हुआ कि वो आइडिया इतना मजबूत था कि उसने साकार होने के लिए दूसरा माध्यम ढूंढ लिया। ये इस बात का सबूत था कि विचार किसी की निजी संपत्ति नहीं होते। वो बस उसके पास जाते हैं जो उनके साथ काम करने को तैयार हो। बिल्कुल, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से मुक्त करता है। ये विचार कि आइडिया हमारे बाहर मौजूद है, कलाकार पर से बहुत बड़ा बोझ हटा देता है। और यही बोझ हटाने का विचार पुराने जमाने में जीनियस की अवधारणा से भी जुड़ा था, है ना? बिल्कुल। प्राचीन रोम और ग्रीस में लोग ये नहीं मानते थे कि कोई व्यक्ति एक जीनियस है। तो वो क्या मानते थे? उनका मानना था कि उस व्यक्ति के पास एक जीनियस है, यानी एक दैवी बाहरी मार्गदर्शक आत्मा जो प्रेरणा देती थी। अच्छा। तो अगर किसी का काम बहुत अच्छा होता तो सारा श्रेय उस व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके जीनियस को जाता था। और अगर काम खराब होता तो उसे भी व्यक्तिगत विफलता नहीं माना जाता था, बस ये कि आज उसका जीनियस काम पर नहीं आया। इससे तो सारा दबाव ही खत्म हो जाता है। आज हम सोचते हैं मैं जीनियस हूँ या मैं जीनियस नहीं हूँ, सारा बोझ एक ही इंसान पर आ जाता है। और ये बोझ कुचल सकता है। इसका एक दुखद उदाहरण है हार्पर ली। टू किल अ मॉकिंगबर्ड की लेखिका। हाँ, उन्होंने वो कालजयी रचना लिखी। उस एक किताब की सफलता इतनी बड़ी थी कि वो उसके बाद लगभग 50 साल तक कुछ और प्रकाशित नहीं कर पाईं। शायद वो अपनी ही सफलता के बोझ तले दब गईं। लगता तो यही है। अगर वो ये सोच पाती कि वो प्रेरणा किसी बाहरी स्रोत से आई थी तो शायद उन पर अगली महान कृति लिखने का इतना दबाव ना होता। तो अगर प्रेरणा बाहरी है और हमें सिर्फ एक माध्यम बनना है, तो फिर हमें किसी डिग्री या किसी की इजाजत की क्या जरूरत है? अक्सर लोग यही सोचकर रुक जाते हैं। ये एक और बड़ा मानसिक अवरोध है। सच तो यह है कि एक रचनात्मक जीवन जीने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। किसी को अपनी आवाज उठाने का, अपनी कहानी कहने का या अपनी कला बनाने का अधिकार सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसका अस्तित्व है। इसे क्रिएटिव एंटाइटलमेंट कहा गया है। ये घमंड नहीं है। नहीं, ये घमंड नहीं बल्कि एक मौलिक अधिकार की स्वीकृति है। लेकिन फिर मौलिकता, ओरिजिनलिटी का सवाल उठता है। लोग कहते हैं ये तो पहले भी हो चुका है। होने दीजिए। मौलिकता से ज्यादा जरूरी है प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी। मतलब दुनिया में लगभग हर कहानी कही जा चुकी है, हर धुन बजाई जा चुकी है, लेकिन वो आपके जरिए नहीं कही गई। जब कोई चीज आपकी नजरों से, आपके अनुभव से छनकर बाहर आती है तो वो अपने आप में नहीं हो जाती है। ठीक है, मान लिया कि इजाजत मिल गई और प्रामाणिकता पर ध्यान देना है, लेकिन इस रास्ते पर निराशा तो मिलती ही है। हाँ, रिजेक्शन, असफलता, आलोचक, इन सब का सामना कैसे करें? यहाँ पर एक बहुत ही सीधी और सच्ची अवधारणा काम आती है जिसे कुछ लोग शिट सैंडविच कहते हैं। हम इसे कड़वा घूंट कह सकते हैं। कड़वा घूंट, ये ज्यादा बेहतर है। इसका मतलब है कि हर प्यारे जुनूनी काम के साथ एक ऐसा हिस्सा जुड़ा होता है जो मुश्किल, उबाऊ या दर्दनाक होता है। हर चीज का एक कड़वा घूंट होता है। सवाल ये नहीं है कि आप क्या करना पसंद करते हैं, सवाल यह है कि आप किस काम से इतना प्यार करते हैं कि आप उसके साथ आने वाले कड़वे घूंट को खुशी खुशी पीने के लिए तैयार हैं। मतलब हर खूबसूरत चीज के साथ एक मुश्किल हिस्सा जुड़ा होता है। जैसे अगर किसी को पहाड़ों पर चढ़ना पसंद है तो उसे घंटों पसीना बहाने और मांसपेशियों में दर्द का कड़वा घूंट तो पीना ही पड़ेगा। बिल्कुल। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो क्या आप सैकड़ों रिजेक्शन झेलने का कड़वा घूंट पीने को तैयार हैं? अगर आप एक अभिनेता बनना चाहते हैं तो क्या आप अंतहीन ऑडिशन और अनिश्चितता का कड़वा घूंट पीने को तैयार हैं? सही बात है। निराशा इस प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं है। निराशा ही प्रक्रिया का हिस्सा है। जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो ये आपको तोड़ नहीं पाती। और एक और बड़ा दबाव है अपनी कला से पैसे कमाने का। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर वो अपनी रचनात्मकता से अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पा रहे
तो वो असफल है। ये सबसे खतरनाक दबाव है। अपनी रचनात्मकता पर पैसे कमाने का और घर चलाने का बोझ डालना उसे मारने जैसा है। अच्छा। ये ऐसा है जैसे आप अपने प्रेमी से कहें कि उसे आपका किराया भी देना होगा। ये रिश्ते से सारा रोमांस खत्म कर देता है। तो इसका हल क्या है? एक डे जॉब रखना, यानी एक नौकरी करना जो आपके बिल भरती है, आपकी रचनात्मकता के लिए सबसे बड़ी आज़ादी हो सकती है। ये आपकी कला को सुरक्षित और स्वतंत्र रखता है। ताकि आप बिना किसी आर्थिक दबाव के वो बना सकें जो आप सच में बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो अंत में ये सब विश्वास पर आकर टिक जाता है। डर को संभालना, प्रेरणा को आने देना, निराशा को प्रक्रिया का हिस्सा मानना, इन सब के लिए गहरे भरोसे की जरूरत होती है। पर किस चीज पर भरोसा? पीड़ा पर विश्वास करने के बजाय प्रेम और खेल पर विश्वास करना समाज में प्रताड़ित कलाकार या टॉर्मेंटेड आर्टिस्ट की एक बहुत ही रोमांटिक छवि है। हाँ, कि महान कला हमेशा दुख और पीड़ा से ही निकलती है। जो कि एक बहुत ही हानिकारक मिथक है। स्रोत में 2 रास्ते बताए गए हैं, एक है शहीद का और दूसरा है ट्रिक्स्टर का। शहीद और ट्रिक्स्टर, ये दिलचस्प है। इनमें क्या फर्क है? शहीद वो है जो अपनी कला के लिए पीड़ा सहता है। उसे लगता है कि उसका काम एक भारी बोझ है, एक संघर्ष है। और ट्रिक्स्टर? दूसरी तरफ ट्रिक्स्टर है, एक मस्खरा, एक खिलाड़ी। वो ब्रह्मांड के साथ खेलता है, वो चीजों को हल्का फुल्का रखता है। वो मानता है कि रचनात्मकता एक खेल है, एक नृत्य है। जब मुश्किलें आती हैं तो शहीद शिकायत करता है, जबकि ट्रिक्स्टर रास्ता बदल लेता है और कुछ नया करने की कोशिश करता है। ये ट्रिक्स्टर वाला विचार बहुत मजेदार है। ये काम को भारी भरकम बोझ से हटाकर एक चंचल खेल बना देता है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा एक और विचार है, आपका काम आपका बच्चा नहीं है। लोग अक्सर अपनी रचना को अपना बच्चा कहते हैं। हाँ, जिससे वो बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि अगर कुछ है तो आप उसके बच्चे हैं। रचनात्मकता आपको पाल पोस कर बड़ा करती है। हर बार जब आप कुछ बनाते हैं, आप कुछ नया सीखते हैं और एक व्यक्ति के तौर पर विकसित होते हैं। और अगर कभी वो जुनून या पैशन महसूस ना हो तो कई बार लोग इंतजार करते रहते हैं कि उन्हें कोई बड़ा जुनून मिलेगा। तो जिज्ञासा का पीछा करें, अपने जुनून का पीछा करो। ये सलाह बहुत दबाव डाल सकती है। सही बात है। जुनून एक बड़ी डरावनी आग जैसा लग सकता है, लेकिन जिज्ञासा एक छोटी सी कोमल सी चिंगारी है। वो बस एक छोटा सा सवाल पूछती है, ये दिलचस्प है, इसके बारे में थोड़ा और जानते हैं। और आपको नहीं पता होता कि रास्ता कहाँ जाएगा। नहीं पता होता, लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी जिज्ञासा के पीछे चलते रहें तो वो आपको धीरे धीरे अद्भुत और अप्रत्याशित जगहों पर ले जा सकती है। और जब काम पूरा हो जाए, चाहे वो एक कविता हो, एक पेंटिंग हो, तो उसे दुनिया के सामने कैसे रखा जाए? अक्सर आखिरी पड़ाव पर आकर डर फिर से हावी हो जाता है। उसे पूरे गर्व और आत्मविश्वास के साथ पेश करें, चाहे वो जैसा भी हो। यहाँ वो लॉबस्टर वाली कहानी बहुत काम आती है। अच्छा? एक आदमी को एक थीम पार्टी का न्योता मिलता है। उसे लगता है कि ये एक कॉस्ट्यूम पार्टी है, तो वो मेहनत करके एक शानदार लॉबस्टर यानी झींगे का कॉस्ट्यूम बनाता है और पहनकर चला जाता है। ओह नो। जब वो वहां पहुंचता है तो देखता है कि ये एक औपचारिक मध्ययुगीन थीम वाली डिनर पार्टी थी। कोई और कॉस्ट्यूम में नहीं था। तब तो बहुत शर्मिंदगी हुई होगी। वो भाग सकता था, शर्मिंदा हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तो उसने क्या किया? वो सीधा अंदर गया, राजा और रानी के सिंहासन के पास जाकर झुका और खुद को दरबारी लॉबस्टर के रूप में पेश किया। क्या बात है। वो शाम पार्टी की जान बन गया। कहानी का सार ये है, आपका काम शायद लोगों की उम्मीदों पर खरा न उतरे, शायद वो उस पार्टी के लिए सही ना लगे, लेकिन वो आपका है, आपने उसे बनाया है। उसे छिपाने के बजाय उसे पूरे आत्मविश्वास के साथ दुनिया के सामने पेश करें। ये रहा मेरा दरबारी लॉबस्टर। बिल्कुल। मुझे तो इस आदमी से मिलना है। मतलब कितनी हिम्मत चाहिए कि आप गलती मानकर भी उसे अपनी ताकत बना लें। असल में रचनात्मक आत्मविश्वास शायद यही होता है। हाँ, जो बन गया, जैसा बन गया, अब वो मेरा है। तो अगर आज की इस पूरी चर्चा को एक साथ देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर उभरती है। ऐसा लगता है कि रचनात्मकता कोई अंदरूनी प्रतिभा का मामला कम और एक बाहरी शक्ति के साथ साझेदारी का मामला ज्यादा है। चाहे वो आइडिया हो जो हमें चुनता है, या वो जीनियस हो जो हमारा मार्गदर्शन करता है। सही। और अगर ये सच है तो हमारा काम एक महान कलाकार बनना नहीं, बल्कि एक अच्छा साथी बनना है, जो जिज्ञासु हो, जो डर के बावजूद काम करे और जो प्रक्रिया को एक ट्रिक्स्टर की तरह देखे। बहुत सुंदर सारांश है। और अंत में बस एक विचार, रचनात्मकता का सबसे बड़ा विरोधाभास ये है, आपका काम आपके लिए दुनिया की सबसे जरूरी चीज होनी चाहिए, और साथ ही इसका कोई भी महत्व नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
इस विरोधाभास में सुकून से रहना ही कुंजी है। प्रक्रिया के दौरान उसे पूरी गंभीरता और प्यार से करें, लेकिन एक बार जब वो पूरा हो जाए तो उसके परिणाम से खुद को अलग कर लें। माइंडसेट मैटर्स चैनल पर इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगर ये चर्चा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं कि कौन सा विचार सबसे ज्यादा असरदार लगा। और भी मोटिवेशनल शॉट्स और वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें।